बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 अक्टूबर है, हफ्ता का दिन, साल 2022। सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक हैं, खुशो खुर्रम हैं। अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह के प्रोग्राम में नाजरीन हमारा सबसे पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख, और हम पहुंचे हुए हैं मुगलिया सल्तनत को। हमने डिस्कस कर लिया पहले 6 बड़े बादशाहों को, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी था कि ये जो हमें बताया और पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, इस पे रोशनी डालना, इस पे इसका तज़किरा करना ज़रूरी था। इसके पस मंज़र को जानना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और मालूमात लेना ज़रूरी था। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको वो हक़ाइक़ बताऊं कि ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और कैसे, क्यों, किसने शुरू किया। ये मैंने आपको पिछली 2-3 प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि ये काम मुगलिया सल्तनत के ही दौर में शुरू हुआ था, और गालिबन उस वक्त हुकूमत थी हिंदुस्तान में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसे मुगल आज़म भी कहा जाता है। उसके दौर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो बाद में आकर सन 1600 में शाहजहां के दौर में ये मुत्तहिदा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। यानी इसने अपने पंजे, अपने पैर पूरी तरह से गाड़ लिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर, इसकी तजारत पर पूरी तरह से काबिज और मालिक बन गए। लेकिन इससे पहले पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको, जहां पिछला प्रोग्राम ख़त्म किया था, मैंने आपको बताया था कि वास्को डे गामा के डिस्कवर करदा समंदरी रास्ते को बरूए कार लाकर, उसकी बदौलत पुर्तगाल वालों ने पूरा 100 साल हिंदुस्तान की तजारत पर छाए रहे, पूरी तरह से कब्जा किए रखा। लेकिन उसके बाद चलते चलते यूरोप के दूसरे मुल्कों ने, उनमें 6 ममालिक मैंने आपको गिनवाए थे पिछले प्रोग्राम में, 6 मुल्कों ने मिलकर अपने अपने जहाज तैयार किए, बहरी जहाज, और मजबूरन उन्होंने भी पुर्तगाल को देखकर अपने जहाज भेजे। लेकिन कुछ ही अरसा चलने के बाद वो सरेंडर कर गए, एक एक करके सारे थक गए। थक इसलिए गए कि उनको खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता था। वो इंग्लैंड से, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन से चलते थे, और ये पुर्तगाल वास्को डे गामा के मरहूने मिन्नत रहा। इन्होंने इसे शॉर्टकट दे दिया हिंदुस्तान की तरफ। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इनके लिए सहल कैसे था और यूरोप के मुल्कों के लिए मुश्किल, यानी अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल कैसे था। खैर, ये सिलसिला चलता रहा जी, चलता रहा। 1500 से लेकर 1600 तक पूरी एक सदी पुर्तगालियों ने हुकूमत कर ली, तजारत पे, हिंदुस्तान की तजारत पे छाए रहे। उनकी सारी की सारी ट्रेडिंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की उन्हीं के साथ रही। उन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई, अपने किले बनाए, और पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा दिया अपने एजेंटों का। उनके थ्रू सारा माल खरीदते और काश्तकार को, प्रोड्यूसर को उसके दरवाजे पर मुआवजा मिल जाता और वो बड़ा खुश होता। और बाहर से आने वाली चीज़ें जो थीं वो अपनी कोठी से, कले से निकाल कर पूरे हिंदुस्तान में फैलाते, बेचते, और उनको बड़ी आसानी हो जाती। उनके एजेंटों को अच्छा खासा इंसेंटिव देती थी ये पुर्तगाली कंपनी। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड वालों ने, 6 मुल्कों ने मिलकर तजारत शुरू की, जहाज उतारे, मगर कामयाब ना हुए। कामयाब इसलिए ना हुए कि उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, खातर खा पैसे उनको नहीं बच रहे थे। रास्ता लंबा और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से, और फिर उनके जहाज़ भी थके हुए थे, इतने अमीर नहीं थे कि अपने जहाज़ों को नया और अपडेट कर सकें। उनकी रिपेयर के लिए उनके पास इतना कुछ नहीं था, लिहाजा पुर्तगाल उनको पीछे छोड़ गया।
लेकिन हॉलैंड ने हिम्मत नहीं हारी। हॉलैंड बहुत मुल्क रहा पूरे यूरोप में से भी, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क हॉलैंड, जिसके शहरियों ने, जिसके ताजरों ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने खसारे के बावजूद, कम कम मुनाफे के बावजूद अपनी कोशिश और काविश जारी रखी। थोड़ी बहुत तजारत करते रहे ताकि हमारा सिलसिला चलता रहे। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि ये पूरी तरह से पुर्तगालियों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। कौन? हॉलैंड वाले। वो भी क्योंकि यूरोपियन थे। उसकी वजह ये थी कि उनके जहाज बेहतरीन थे, उनका अमला वेल ट्रेड था, और दूसरा ये सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में तजारत की, मालो दौलत, माल इकट्ठा करने के लिए और अपना माल पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए, दुकानों पर, आड़तों पर देने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि उसका जोड़ और तोड़ कोई नहीं था। उसको देखकर पुर्तगालियों को बस अपने बैक फुट पे जाना पड़ा, पिछले पांव पर। अब की बार हुआ क्या? 1640 में, 1640 वो दिन था जब हुआ क्या कि हिंदुस्तान का जो बादशाह था, हिंदुस्तान के बादशाह से तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये मुगलों का दौर था। मुंबई का शहर खरीद लिया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने मुंबई का शहर, अच्छा, मुंबई की अपनी एक अहमियत थी। मुंबई एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी, मशहूर मारूफ, और बहुत पॉपुलेटेड एरिया था। और वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के ताजर, जो मकामी लोग थे, वो भी इकट्ठे होना शुरू हो गए। और ये शहर हुआ क्या कि खरीद लिया पुर्तगाल वालों ने। यहां से एक मामला गड़बड़ हुआ। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि मदारस खरीदा वो चुंदरीगर राजा से, उसका नाम था चुंदरीगरी राजा। उससे उन्होंने मदारस खरीदा और वहां पे अपना कला बनाया, राजा चुंदरीगर। ये नाम था उस नवाब का, उस इलाके के हुक्मरान का। ये राजा था कर्नाटक का, ये रियासत थी कर्नाटक। ये यहाँ का हुक्मरान था। इसने बेच दिया मदारस को। वो तकरीबन 10-12 गांव थे, बहुत बड़ा एरिया था। तो वो पुर्तगालियों ने खरीद लिया। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने जब तजारत शुरू की नए सिरे से, तो इन्होंने मुकाबला करना शुरू कर दिया। हॉलैंड को भी पीछे छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब एक कंपटीशन शुरू हुआ, मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। और पूरा सरमाया लगाकर, पूरी आबोताब के साथ, पूरी ताकत, सकत और कोशिश के साथ, जोश और वलवले के साथ, तीनों अकवाम जो थी, इन्होंने मुकाबले में तजारत का एक तो बेहतर रेट देना शुरू किए, और दूसरा अपनी जो प्रोडक्शन थी, अपनी जो तजारत के लिए लाए हुए अशिया हुआ करती, उनको सस्ते दामों हिंदुस्तान में बेचते। एक कलम जब बनाता है इंग्लैंड, वो देता है 2 रुपए की। हॉलैंड ने कहा मैं 1.5 रुपए की यही कलम दूंगा। पुर्तगालियों ने कहा हम 1 रुपए की देंगे। और यूं हिंदुस्तानी ताजर जो थे, उनको बड़ा फायदा हुआ। वो खुश थे, उन्होंने मुखालफत नहीं की फिर, इसलिए कि उनको अच्छी खासी इनकम हो रही थी ताजरों को। और अवाम, पब्लिक इसलिए खुश थी कि उनको महंगी चीज़ें सस्ते दामों मिल रही थी, निर्खों में खासी कमी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे एक तब्दीली आई फिर से। 1662 की बात है, 17वीं सदी में। 1662 में क्या हुआ, ये साल नोट फरमाएं, बड़ा अहम था। इस साल में मुंबई की जो बंदरगाह थी,
वो पुर्तगाल के बादशाह की मिल्कियत थी और उसने अपनी बेटी की शादी की इंग्लैंड के बादशाह से। इंग्लिस्तान के बादशाह था चार्ल्स दोएम, जिसके साथ उसकी बेटी की शादी हुई। इस बंदे के साथ, ये इंग्लैंड का बादशाह और पुर्तगाल के बादशाह ने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया इसको अपना दामाद बनाया, चार्ल्स दोम को। और अजीब काम ये किया कि मुंबई की जो बंदरगाह थी, जो पुर्तगालियों ने खरीदी हुई थी, उन्होंने जहेज में अपनी बेटी को वो बंदरगाह यानी पूरा मुंबई दे दिया, अलॉट कर दिया, उनके नाम करवा दिया चार्ल्स दोएम के। देखते जाएं, सुनता जा और शर्माता जा, होता क्या रहा यहां पे। और सारा कुछ ये मुगलिया सल्तनत के दौर में हुआ है ना। अजीब और अचंभे की बात। खैर, उन्होंने जब ये बंदरगाह खरीद ली तो उन्होंने अपना वहां पे कला बनाया। अब इंग्लैंड वहां पे पैर जमाने में कामयाब हो गया। जो मेहनत पुर्तगालियों ने की हुई थी वो सारी की सारी कब्जे में आ गई इंग्लैंड के। मुंबई जैसी बहुत बड़ी रियासत, बंदरगाह और वेल एक्यूप्ड और वेल पॉपुलेटेड और डेवलप्ड एरिया था, बहुत बड़ा शहर था, अब भी है, खैर इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त ये तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किया जाता था। उसके बाद ये हुआ जी, अंग्रेज़ों ने फिर ये किया कि सूरत, जो इनका हेडक्वार्टर था तजारत का, सूरत मैंने आपको बताया था, वहाँ से अपने कले को ख़त्म करके इन्होंने मुंबई शिफ्ट कर लिया। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तानियों को, ताजरों को ये करीब पड़ता था। यहाँ पे तजारत को मज़ीद बढ़ाया और चढ़ाया जा सकता था और यही फिर हुआ। उनकी तजारत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती गई अंग्रेज़ों की, इंग्लैंड के लोगों की। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि जब हम लफ्ज़ अंग्रेज़ बोलते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के रहायशी होते हैं। वो शहरी जो इंग्लैंड के रहायशी हैं, अंग्रेज़ का लफ्ज़ सिर्फ उनके लिए बना हुआ है। बाकी हमारी गलती क्या है कि हम हर चिट्टे को, हर गोरे को, हर वाइट स्किन वाले को अंग्रेज़ कह देते हैं। उसे गोरा तो कहा जा सकता है, अंग्रेज़ नहीं कहा जा सकता। अंग्रेज़ सिर्फ वही शहरी हैं जो इंग्लैंड के बासी हों, रहायशी हों। उम्मीद है आपने नोट फरमा लिया होगा मेरी बात को। खैर, अब मुंबई मरकज़ बन गया, सेंटर बन गया तजारत का और कब्जे में आ गया इंग्लैंड के, और बना बनाया झोली में आ गिरा। समझ आ गई आपको यहाँ तक? उम्मीद है आप समझे होंगे कि नक्शा क्या बनता गया, हालात और वाक़यात कैसे कैसे अंगड़ाइयाँ लेते रहे, कैसे कैसे पलटे खाते रहे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, फिर ये हुआ कि शाहजहां के दौर में 1640 में शाहजहां का दौर था। दूसरी साइड मुलाहिजा फरमाएं, तस्वीर का दूसरा रुख। 1640 में दौर था शाहजहां का, मुगल बादशाह का हिंदुस्तान में। उसके दौर में ये हुआ कि दरियाए गंगा के किनारे एक और गांव जो बहुत बड़े रकबे का था, वो अंग्रेज़ों ने ख़रीदा, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये तो पैसे दे दे के अंग्रेज़ और दूसरे पुर्तगाली और हॉलैंड के रहने वाले, इन्होंने आधा हिंदुस्तान तो वैसे ही ख़रीद लिया था। फिर इनको ये कहा जाना कि इन्होंने जारहियत की, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ये भी अजीब बात है। खैर, फैसला आपके हाथ में है। मैंने जो कुछ तारीख की किताबों में पढ़ा है वो आपके सामने रखूंगा और पेश करूंगा। फैसला आपने करना है कि कब, कहाँ, क्या और क्यों होता रहा। उसके बाद ये हुआ कि औरंगजेब का आखिरी जो छठा बादशाह था, पता है आपको, मुगलिया ख़ानदान का छठा नामवर चश्मो चराग
औरंगजेब आलमगीर जो था, इसके हाथों से एक और इलाका बिका इसके इसके हुकूमत में, जिसे काली घाट कहा जाता था। नाम था उस इलाके का काली घाट। काली घाट को मैं आगे चल के मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाका है जिसे अब कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहा करते थे। एक बहुत बड़ा इलाका जिसका नाम था काली घाट। इसको बाद में कलकत्ता कहा जाता रहा और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। जी, ये काली घाट का इलाका खरीदा जी अंग्रेज बादशाह ने, और ये दौर था शाहजहां का। मुगलिया सल्तनत के औरंगजेब आलमगीर की बात हो रही है। औरंगजेब आलमगीर से इन्होंने ये खरीद लिया ये इलाका। ये यहाँ पे इसे कलकत्ता भी कहा जाता है। और उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा किला बनाया और उसका नाम रखा सेंट डेविड। किले का नाम रखा सेंट डेविड बंदरगाह। ये थी वो बंदरगाह जो कोलकाता यानी कलकत्ता यानी काली घाट पर बनाया गया। सेंट डेविड बंदरगाह ये बनाई थी इन्होंने दूसरी। और उसके बाद ये नोट फरमा लें, उसके बाद फिर ये होता है कि जो इसके साथ इन्होंने मजीद कले और कोठियां बनाई तजारत की गरज से, वो एक थी मछली बंदर, दूसरी बंगाल और तीसरी पटना। मछली बंदर, पटना, ये रही। ये फिर इन्होंने अपनी कोठियां बनाना शुरू की। अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पे रहायश गाहें और अपने क्वार्टर्स और अपनी तजारत का सिलसिला शुरू कर दिया। पटना के साथ बंगाल और ढाका में, बंगाल और ढाका, यहां पे चारों बड़े शहरों में 4 बड़ी तजारती मरकज बना दिए गए, सेंटर्स बना दिए गए। और इसके बाद फिर ये हुआ सोने पे सुहागा कि बंगाल का जो नवाब था उसका दारुल हुकूमत था मुर्शिदाबाद। बंगाल का जो था ना राजा हुक्मरान बंगाल का, उसका दारुल हुकूमत था मुर्शिदाबाद। ये वो इलाका था जहां पे वो तशरीफ रखा करता था, यहां से बैठकर बंगाल पर हुकूमत किया करता था। इससे खरीदा गया कासम बाजार, एक और तजारती मरकज ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आया, जिसे कहा जाता था कासम बाजार। ये रहा। इन्होंने ये कासम बाजार खरीदने के बाद अब फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर तजारत करना शुरू कर दी। और उन्होंने कुछ, मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूं कि फ्रांसीसियों ने जहां जहां अपने अपने अड्डे बनाए, वो उनका पहला अड्डा था मही, दूसरा पांडिचेरी। अब ये फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांसीसियों ने क्या किया, इनका जो था सबसे पहला अड्डा वो था मही इनका पहला अड्डा बना तजारत का फ्रांसीसियों का। और दूसरा बना पांडिचेरी। ये दूसरा तजारती मरकज बन गया हिंदुस्तान में। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ा इनका एक ट्रेड सेंटर बना, वो था चंद्रनगर।
जहां से इनको स्कूप मिला, इनको उड़ान मिली, ये था वो चंद्र नगर। ये तजारती मरकज था जिसके ऊपर कब्जा करने के बाद, जो जिसको फंक्शनल करने के बाद फ्रांसीसियों ने भी अपना हिस्सा हिंदुस्तान की तजारत में डाल लिया। और यूं 3 मुल्क हो गए। कैसे? पहले पुर्तगाल था, फिर हॉलैंड आया, फिर इंग्लैंड आया, और अब फ्रांसीसियों की एंट्री हुई है। ये सब का सब होता रहा मुगलिया सल्तनत के दौर में, जी उन्हीं के दौर में ये सारा चंद चढ़ता रहा। अब जो हॉलैंड के पास जो रह गई थी जगह, जो उनके पास थी, वो 3 बड़ी जगह थी, ट्रेड सेंटर थे। एक नंबर 1 कूचन, नंबर 2 पोलीकट, सबसे बड़ा मरकज था कूचन, ये हॉलैंड के पास। नंबर 2 था कालीकट। अब हॉलैंड के भी मराकज देख लेना। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा जो इनका तजारती मरकज था वो था चिनसरा। चिनसरा, ये 3 मराकज थे जो सिर्फ हॉलैंड के पास बाकी बचे थे। बाकी सारे का सारा इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के कब्जे में चला गया, जिसपे कभी पूरी तरह से छाए हुए थे पहले पुर्तगाली, फिर हॉलैंड वाले, और फिर वहां पे इंग्लैंड और फ्रांस की, यूरोपीय मुल्कों की एंट्री हुई। और इन्होंने आकर उनको पीछे धकेल दिया और खुद जो मेन मरकज थे, जो बड़े बड़े सेंटर्स थे, ट्रेड सेंटर्स, उन पे अपने पैर जमाने में कामयाब हुए। अब ये सारे हालात हैं सेंट्रल हिंदुस्तान के, वस्ती हिंदुस्तान के, सेंट्रल इंडिया के। अगले प्रोग्रामों में मैं आपको ये बताऊंगा कि उधर दक्कनी हिंदुस्तान में इस दौरान, इस अरसे में क्या होता रहा। वो जो जनूबी हिंदुस्तान है वहां पे क्या होता रहा, वहां पे तजारत का कोई काम नहीं हुआ। वहां पे मराठों ने जोर पकड़ा और अरूज पर पहुंच गए। और उनकी कमांड किसने की वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों से। उसी पे, इसी टॉपिक पे बात हो। तो आज का पहला सेगमेंट यहीं पे क्लोज करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। और वो हुआ करता है आज का लफ्ज। जी नाजरीन, आज का लफ्ज बड़ा दिलचस्प लेके आया हूं। ये क्या लिखा है? मैं बाप, उर्दू का लफ्ज है। आज मैं आपको ये बताऊंगा बाप का लफ्ज कैसे बना। बाप यानी वालिद, यानी किसी का पिता, किसी बेटे का वालिद, उसी को बाप कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? बाप ही क्यों चुना गया? इसलिए कि ये फारसी जबान का एक लफ्ज था और है भी। बाब, नोट फरमाए ये लफ्ज बाब। बाब फारसी का लफ्ज है। इसका मतलब होता है दरवाजा, घर का दरवाजा। बाब का मतलब चैप्टर, यानी बाप जब हिंदुस्तान में आया तो यहां पे जो बाप के, वालिद के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था वो था पिता। संस्कृत का लफ्ज था पिता। अब हिंदुस्तान की संस्कृत में ये पिता था और फारसी में इसे बाप कहते थे। इन दोनों अल्फाज को मिलाकर, इनकी एमलगामेशन करके, इनको गडमड करके जो तीसरा लफ्ज वजूद में आया वालिद के लिए, वो ये रहा बाप। इन दोनों अल्फाज को आपस में मिलाकर, इनकी गुत्थियां सुलझाकर एक नया लफ्ज इजाद हुआ, बाप यानी वालिद। समझे आप? समझ आई? गौर से नोट फरमा लें। अच्छा, अब होता क्या था कि पंजाब में बाप को का
बाप नहीं कहा जाता था, बाप तो बोलते थे उर्दू स्पीकिंग। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, आपको पता है। पंजाब के रहने वाले जो लोग थे, ये बाप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे वो बड़ा अजीब है, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। वो था बापू। बापू पंजाबी जो लोग हैं, पंजाब में रहने वाले, पंजाब के बासी से बोलते हैं बापू, बाप को अपनी जबान में बापू। और अब कुछ इलाकों में बापू भी नहीं बल्कि पू कहने लग गए। पू, बापू से बना पू पंजाबी में। पू कि तुम्हारा पू किधर है, और पू की बिगड़ी हुई शक्ल है प्यो, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है पंजाबी में। पू की बिगड़ी हुई शक्ल प्यो। ये है जी आज का लफ्ज, नोट फरमाए, जिसके मैंने हिस्से बखरे करके स्पेयर पार्ट्स अलहदा करके आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपने बेहतर भी महसूस किया होगा। जी नाजरीन, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह हुआ करता है आज की बात। आज की बात ये है सही कि पिंड में रहने वाले एक शख्स को जब मस्जिद में खुतबा सुनने के लिए जुमा के दिन गया तो मौलवी साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि अपनी बीवी के बनाए हुए खाने की सालन की तारीफ करनी चाहिए। इससे मियाँ और बीवी में प्यार बढ़ता है, बीवी की हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई होती है। अब वो बंदा सीधा साधा था, देहाती था। उसने सोचा कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैंने तो आज तक तारीफ नहीं की। ठीक है, मैं आज ही जाके घर करूँगा ये काम ताकि मेरी बीवी खुश हो जाए। अच्छा, घर जाके जब उसने खाना शुरू किया ना, तो हर लुकमे के साथ कह रहा था वाह 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 वाह, क्या बात है, कितना मज़ेदार खाना है, कि अचानक बीवी ने बेलन पीछे से उसके सर पर दे मारा और बोली कि आज पड़ोसन के घर से खाना आया तो बड़ी वाह वाह निकल रही है। ये था नाजरीन आप आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। रब रख।